बिजनेस लॉ, सीए फाउंडेशन। सबसे पहले लॉ, जैसे आपने सुना होगा बच्चे एलएलबी करते हैं, उसके अंदर क्या है, बहुत से लॉज पढ़ते हैं। वो लॉ पूरा स्पेसिफिक है, क्रिमिनल, सिविल लॉ, पर हमारे सिलेबस में सारे लॉ नहीं रहते। हमारे सिलेबस में सिर्फ वो लॉज हैं विच इज रिलेटेड टू बिजनेस ओनली, ताकि बिजनेसमैन को हम आइडिया दे पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ क्या है? लॉ मीन्स सेट ऑफ रूल्स एंड regulations to manage society. Society, we all are social animals. सोसाइटी में रहते हैं, हमें मैनेज करना है तो कोई रूल्स तो हो ना। कुछ गलत करोगे तो उसके अगेंस्ट क्या होगा, तो ही डरोगे। तो हर चीज से रिलेटेड कोई लॉज बनाए गए हैं, और कुछ भी सोसाइटी में हैपनिंग होती है उस लॉ को फॉलो करके ही डिसीजन आता है। तो वो लॉ क्या है? कुछ रूल्स का सेट है, सेट ऑफ रूल्स है, रेगुलेशंस है, प्रोविजंस कह लो, जो सोसाइटी को मैनेज करने के लिए जरूरी है। अगर लॉ नहीं होगा तो सोसाइटी मैनेज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मोटर व्हीकल एक्ट की बात करें, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में बना। अब आप जा रहे हैं, सपोज क्या नाम है बेटा, मोक्ष जा रहे हैं, +2 पास किया है और बाइक उठा के कहीं जा रहे हैं, या बाइक अभी परचेज की है इन्होंने, अभी जस्ट ली है +2 करते ही, पेपर देते ही, आराम से जा रहे हैं, फुल स्पीड जा रहे हैं, पुलिस वालों ने रोका, कहते हाँ बेटा आपका लाइसेंस। ये एक दोस्त है उसको देख रहे हैं, लाइसेंस कौन सा हुआ, मेरे पास तो कोई लाइसेंस नहीं है। चलो लाइसेंस के अलावा वो कहते हैं इसका पोल्यूशन कार्ड, इसका इंश्योरेंस, ये पूछ रहे हैं वो क्या होता है, इनको पता नहीं है। अब वो कहते हैं बेटा इसका ना पोल्यूशन कार्ड भी बनता है, इंश्योरेंस भी होता है, आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए, हेलमेट भी। और ये जवाब देते हैं आगे से, कहता जी ये बालाजी का आशीर्वाद है, माता का दुपट्टा बांधा हुआ है, ये भी तो है ना इंडिया में, बस उनका आशीर्वाद है, हेलमेट की क्या जरूरत है, वो रखेंगे तो सही है, ये भी बात है। वो कहता वो तो सही है भाई, लेकिन यहाँ चलान है, 2 व्हीलर चला रहे हो मोटर व्हीकल, तो उसका क्या है, चलान होता है। अब जब उन्होंने कहा ना चलान होता है, हेलमेट नहीं है, गाड़ी भी इंपाउंड कर सकते हैं, आपके पास तो लाइसेंस भी नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, ओवर स्पीड आप जा रहे हो, रेड लाइट का पता ही नहीं, कहता है सारे रुक गए, चलो अब मेरी बारी है निकलने की, वो रेड लाइट हुई थी, इसने ध्यान ही नहीं दिया। अब ये कहता अंकल आपके बच्चों जैसा हूं, प्लीज, यही होता है, ये बहुत इमोशनल ब्लैकमेलिंग बड़ी काम आती है। अंकल मैं आपके बच्चों जैसा हूं, मेरे को तो पता ही नहीं था, आई वॉज टोटली अनअवेयर अबाउट द फैक्ट। पता होता कि लाइसेंस होता है, पोल्यूशन होता है, हेलमेट डालना है तो मैं कर लेता सब, मुझे पता नहीं था सर, सॉरी मुझे नहीं पता था, अगली बार मैं ये सब करूंगा। छोड़ देंगे वो? नहीं, पता आपको रखना है, कोई बताने नहीं आएगा। जब आपने बाइक ली तो आपको ये चीजों का पता होना चाहिए था, नहीं पता का एक्सक्यूज नहीं चलेगा। अब ये कौन कहता है कि इनको पनिश करो, फाइन लगाओ? लो, कहीं लिखा होगा ना तो ही कोर्ट में जाएगा, फैसला होगा। तो जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अकॉर्डिंग फाइन स्पेसिफाई है कि हेलमेट नहीं है तो जी 1000 का, लाइसेंस नहीं है तो इतने का, पोल्यूशन नहीं है तो 2000, ऐसे चलाओ। ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि मुझे पता नहीं था। एक पर्सन जा रहा है आराम से रोड पे, सिगरेट लगा के खुले में मस्त होके जा रहा है, पकड़ लिया पुलिस वालों ने, कहिए क्या कर रहा है, सिगरेट पी रहा है। वो कहते मेरी है, मैंने खरीदी है। तो भैया सिगरेट तो तूने ली है, खरीदी है, लेकिन दुनिया को तो परेशान कर रहा है ना, पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग अलाउड नहीं है, इसका भी क्या है, पेनल्टी, फाइन लगता है। लेकिन आप कहोगे जी मैंने तो पुलिस वालों को भी कई बार घूमते हुए देखा है सिगरेट पीते हुए, नहीं पीते वैसे हो क्योंकि फाइन है, लेकिन इधर उधर होके तो सारी दुनिया ही लगी हुई है, पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग करते नहीं देखते आपको, लोग करते हैं। लेकिन लॉ तो यही कहता है कि अलाउड नहीं। अब वही बात है, लॉ बना दिए जाते हैं, उनको फॉलो नहीं हो पाता,
मैं तो कई बार यही कहता हूं कि लोग वो बनाने चाहिए जो फॉलो हो सके, जो फॉलो ना हो तो इंसल्ट किसकी है, वो लोग की है ना। आपके पेरेंट्स रूल बना दें, बेटा आज के बाद फोन नहीं देखना तुम्हें, और आप रुक नहीं रहे, फोन देख रहे हो, तो किसकी इंसल्ट है ये? पेरेंट्स की है ना, कि उन्होंने कोई रूल बनाए, आप फॉलो नहीं कर रहे। क्या नाम है बेटा? मुकेश। मुकेश को पेरेंट्स ने कह दिया बेटा 7 बजे शाम को घर आ जाना है, आज के बाद तूने 7 बजे के बाद नहीं रहना घर के बाहर, 7 बजे आ जाना है। मुकेश कभी 9 से पहले घर ही नहीं आता। पेरेंट्स ने सो समझा लिया, वो तो 8:30 9 बज जाते हैं। फिर वो रूल तो फॉलो नहीं हो रहा ना जो आपने बनाया। इससे क्या हो रहा है? इससे इंसल्ट तो पेरेंट्स की हो रही है, और एक गलत टेंडेंसी बढ़ रही है उनकी जो रूल्स रेगुलेशन बनाए उसको नो फॉलो करने की। इससे अच्छा रूल बनाने ही नहीं चाहिए जो फॉलो ना हो पाए। लेकिन इंडिया में क्या है, लोग बने जा रहे हैं, फॉलो हो ना हो, गलत प्रैक्टिस है। चलो, तो मैं ये कह रहा हूं जो लो है वर्ड, ये लो बनाता कौन है? अभी मैं मोटर व्हीकल एक्ट की बात कर रहा था। आप पैसा कमा रहे हो, इनकम टैक्स लगता है, वो भी एक एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो सामान बिक रहा है उस पे जीएसटी एक्ट लग रहा है, सीजीएसटी एक्ट 2017। हर चीज का लो है। स्मोकिंग सिगरेट से रिलेटेड भी एक्ट है। तो वो एक्ट यानी ये लो बनाता कौन है? ये लो या एक्ट बनाने वाली अथॉरिटी कौन है? सुप्रीम पावर किसके पास है? ये बनाते हैं लो पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में। पार्लियामेंट सुना होगा, लोकसभा राज्यसभा, 2 हाउस हैं, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा। चलो ये तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, डिटेल में पढ़ लेंगे इनको भी। बस 2 हाउस हैं। लोकसभा में तो वो एमपीज होते हैं जो इलेक्शन जीत के आते हैं, जैसे हमारे कुमारी शैलजा है तो वो इलेक्शन जीत के आते हैं। और राज्यसभा वाले हम लोग नहीं इलेक्ट करते, ये जो एमएलए हैं ये आगे अपना एमपी सिलेक्ट करते हैं राज्यसभा का। तो राज्यसभा लोकसभा वाले यानी पार्लियामेंटेरियन लॉ बनाते हैं सेंट्रल वाले। जो पार्लियामेंट एक्ट बनाता है वो है सेंट्रल एक्ट, भारत सरकार जो बनाती, जैसे जीएसटी, इनकम टैक्स, मोटर व्हीकल वाला एक्ट, बड़े एक्ट हैं ऐसे जो किसके अंडर चलते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे टेलीकम्युनिकेशन है, अब इसके रूल हरियाणा सरकार नहीं बनाएगी, ये रूल कौन बनाएगा? जो भी रूल हैं टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस के, मोबाइल्स के, कौन बनाएगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनकम टैक्स के रूल, जीएसटी एक्ट, ये सब किसके एक्ट हैं? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी सरकार बनाती है जैसे। तो वो एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट। लेकिन ना ये एरिया बटा हुआ है कि कुछ मैटर ऐसे हैं जो किसके अंडर आते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के। उस पे रूल कौन बनाएगी? स्टेट असेंबली। कहां होती है स्टेट असेंबली? विधानसभा कहते हैं जिसे। ये होती है स्टेट कैपिटल में, जैसे हमारी कैपिटल चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में। राजस्थान वाली कहां है? जयपुर में। स्टेट असेंबली कौन से लॉ बनाएगी? स्टेट एक्ट। ये ऐसे मैटर हैं जो भारत सरकार नहीं संभालती, किसको दे रखी है पावर? स्टेट्स को। जैसे हॉस्पिटल, आपने सुना होगा, कोरोना तो चलो कई साल हो गए, आप लोगों को ज्यादा शायद ध्यान ना हो या थोड़ा बहुत ध्यान होगा। कोरोना में नए नए रूल आ रहे थे कि भैया ये मास्क नहीं डाला, ये फाइन, वो सब कौन बना रहा था? वो स्टेट, मोदी सरकार नहीं, वो स्टेट बना रही थी। भैया इतना फाइन लगेगा, ये मास्क डालना है, वहां जाना है तो ये सर्टिफिकेट लेके जाओ। हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड सारे रूल कौन बनाती है? स्टेट। या एजुकेशन, हमारे यहाँ सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो हरियाणा सरकार डिसाइड करेगी हरियाणा में क्या सिलेबस होगा, हरियाणा के स्कूल का टाइमिंग क्या होगा, सुबह खुलने का, ऑफ होने का, सारा समर में ऑफ होगा। ऐसा सुना है कोई स्कूल कहे जून में तो हम तो नहीं करते छुट्टी? सुना कोई स्कूल कि जून में हॉलीडेज नहीं होंगे? सुना है? नहीं, सरकार का रूल है। कैसे नहीं करोगे? बच्चे मर गए फिर गर्मी में नहीं कर सकते। ठंड आती है, सर्दी, विंटर वेकेशन होती है ना, जनवरी फर्स्ट वीक या 1 to 10 जनवरी करनी पड़ेगी वो, क्योंकि वो नहीं तो वो जो डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है रेड कर देता है, कल को कुछ हो जाए बच्चे को फिर
तो वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। कौन फॉलो करवाता है? स्टेट। तो ऐसे मैटर जो स्टेट के अंडर है, स्टेट की एक्साइज ड्यूटी होती है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, वो भी कौन डिसाइड करता है? स्टेट्स। मतलब मैं कह रहा हूं मैटर डिवाइडेड है। जैसे डिफेंस है, आर्मी, एयरफोर्स, ये सारी किसके अंडर है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके रूल वो बनाएंगे। कंपनी के सारे रूल कौन बनाएगा? कंपनीज के भी। कंपनी एक्ट भी किसके अंडर है? 2013 सेंट्रल के। वो थोड़े मैटर स्टेट के अंडर है। जैसे म्युनिसिपलिटी के रूल, म्युनिसिपल कमेटी सुनी है ना, ये क्या करते हैं? क्या करते हैं म्युनिसिपलिटी वाले? ये रोड क्लीन करवाना, स्वीपर आते हैं, किसी का डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना। इस शहर में अगर आपने घर बनाना है तो उसका मैप अप्रूव करवाना पड़ेगा म्युनिसिपैलिटी से। तो म्युनिसिपैलिटी बदले में आपको सर्विस देती है। होते हैं ना, म्युनिसिपैलिटी को कौन चलाते हैं? एमसीज जीतते हैं ना इलेक्शन, वो चलाते हैं। बड़े शहरों में म्युनिसिपल काउंसिल होती। ये भी किसके अंडर आती है इसके रूल? स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है, तो दो तरह के एक्ट हैं, सेंट्रल एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट एक्ट स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने सेट करती हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का सारा काम भी किसके अंडर है? स्टेट के। हरियाणा पंजाब सरकार ने क्या कर रखा है? बिजली माफ कर रखी है, इतने यूनिट तक माफ। हरियाणा ने नहीं कर रखी। ये सारा मैटर किसके अंडर है? स्टेट के। लेकिन उसकी जनरेशन वगैरह के जो रूल है वो सेंट्रल के अंडर है। लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसको चार्ज करना, वो सब किसके अंडर है? स्टेट। तो दो पावरफुल अथॉरिटीज हैं, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली तो बहुत सी हैं, हर स्टेट की है, वो अपने अपने रूल बनाते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट एक ही है, उसमें दो हाउस हैं, लोकसभा राज्यसभा, वो रूल बनाते हैं। तो रूल मेकर कौन हो गए? लॉ मेकर कौन हो गए? लॉ मेकर हो गए पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। लॉ मेकर, इस लॉ बना दिया गया, अब इन्फोर्स कौन कराएगा? आपके पापा ने रूल बना दिया कि भाई बेटे ने ये पढ़ना है, ये खाना है, अब उसको एग्जीक्यूट कौन करवाएगा? मम्मी। उनको सौंपा जाता है काम, भैया रेल इसकी बनानी है, अगर ये ना फॉलो करे रूल, ऐसा ही होता है। ये इंप्लीमेंटेशन कौन करवाएगा? लॉ इंप्लीमेंटेशन गवर्नमेंट करवाएगी थ्रू अलग अलग अथॉरिटीज हैं, थ्रू इट्स अथॉरिटीज। जैसे कि कंपनी मैटर को कंट्रोल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने सेबी बना रखा है। कई बार आप अकाउंट पढ़ते थे तो सेबी आता था ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो देखता है कि कोई कंपनी रूल फॉलो नहीं कर रही तो उस पर क्या लेंगे? एक्शन। तो सेबी बिठा रखा है। ठीक, इनकम टैक्स में कोई रूल फॉलो नहीं करता, क्या रूल्स लगने चाहिए? इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जीएसटी के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। अथॉरिटीज बिठा रखी हैं। आप देखो टेलीकम्युनिकेशन के लिए क्या है भाई? कोई एयरटेल, ये जियो वाले लोगों को परेशान करें तो उसके लिए क्या है? ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। तो ये सब अथॉरिटीज गवर्नमेंट ने बना रखी हैं। ये अथॉरिटी सारा काम देखती हैं उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, कि नहीं फॉलो करेगा तो उस पर क्या लगाओ? फाइन। तो लॉ मेकर कौन हो गया? पार्लियामेंट यानी सेंट्रल वाले एक्ट, स्टेट असेंबली स्टेट वाले एक्ट। फिर उसको इंप्लीमेंटेशन कौन करवा रहा है? गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटीज के थ्रू अलग अलग अथॉरिटीज बना रखी हैं, जैसे सीबीडीटी, जैसे सेबी, जैसे ट्राई, जैसे इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी बना रखी है, आईआरडीए सुना है? आईआरडीए बना रखा है, वो इंश्योरेंस से रिलेटेड। आरबीआई बिठा रखा है बैंकिंग को कंट्रोल करने के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो अथॉरिटीज बिठा रखी हैं जो इस सारे सिस्टम को क्या करती हैं? कंट्रोल। लास्ट फिर कोर्ट क्या करता है? कौन बताएगा? हाँ जी बेटा, क्या नाम है आपका? कृतिका। रीतिका, ओके। रीतिका बताएंगी। कोर्ट, जज साहब, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, वही वकील साहब जाते हैं।
क्या करता है कोर्ट फिर? लॉ बनाने वालों ने लॉ बना दिया, पार्लियामेंट ने या असेंबली ने। इन्फोर्स करवाने के लिए सरकार के अलग अलग अथॉरिटीज हैं जो उसको इन्फोर्स करवाती हैं। तो फिर कोर्ट क्या करता है? आइडिया, झगड़े जाते हैं ना कोर्ट में, जाते हैं ना केस, क्या करता होगा कोर्ट वैसे? आइडिया, डिसीजन देता है। क्यों? जब सारा कुछ तो लॉ में लिखा है तो भैया डिसीजन उसके अकॉर्डिंग अपने आप ही हो जाएगा, कोर्ट की क्या जरूरत है? एक्चुअल में क्या होता है ना, लॉ में इतना ब्रीफली सारी चीजें नहीं होती। कई बार उसका कंटेक्स्ट आपके एंगल से कुछ और है और मेरे एंगल से कुछ और है। अब मान लो वाइफ कोर्ट में एप्लीकेशन लगाती है, जैसा मुझे ना डिवोर्स चाहिए, जज रीजन पूछेगा ना, डिवोर्स दे दूं, क्यों? वाइफ का कहना है जी हस्बैंड सुबह उठ के बेड टी नहीं देता है, खाना नहीं बनाता है, बच्चों को तैयार नहीं करता है। हस्बैंड का ये कहना है कि ये चीजें मेरी थोड़ी हैं, वाइफ को करनी है, मेरा काम पैसा कमा के लाना है। वाइफ कह रही कमा तो मैं भी सकती हूं, मैं भी पढ़ी लिखी हूं, ये काम तू कर। झगड़ा ये है। अब कोर्ट डिसाइड करेगा भैया ये क्या सही ग्राउंड है, क्या ये एक्सप्लॉइटेशन है? वाइफ कह रही एक्सप्लॉइटेशन है, मुझे बर्तन साफ करना पड़ता है, खाते ही है। तो अब ये चीज जो है कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये एक्सप्लॉइटेशन है कि नहीं। डिपेंड करता है ये एक्सप्लॉइटेशन है कि नहीं। अगर तो आप वो छोटे शहर में, तो ये चीजें क्या है, लेडीज खुशी खुशी करती हैं, वो बोझ नहीं समझती। लेकिन अगर आप बॉम्बे में हो, जैसे बॉलीवुड वाली दुनिया, हाई फाई सोसाइटी, तो वहां पे क्या है, इन चीजों का मीनिंग बदल जाता है। वहां पे ना मतलब खाना बनाना भी ऐसा लगता है और ये काम आप थोड़ी करेंगे, कुक रखा होता है। और यहाँ कल्चर जैसा है, यहाँ तो बंदे को लगता है यार खाना तो यार अपना ही बनाओ ना, मतलब अपना ही बनाया हुआ खाओ, उसमें अपने परिवार के लोगों को खिलाओ। वहां पे ये चीजें अलग है। तो जज डिसाइड करेगा कि कौन सही और कौन गलत। इसमें लॉ इतना प्रिसाइजली चीजें नहीं एक्सप्लेन करता, उसका कंटेक्स्ट बदल जाता है। तो कोर्ट उसे क्या करता है, जब कोई लॉ में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए तो उसको क्या करता है कोर्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, कि लॉ में जो लिखा गया उसका मीनिंग क्या है, कोर्ट डिसाइड करेगा। लॉ में लिख दिया, अब आप उसका मीनिंग कुछ और समझ रहे हैं और ये उसका मीनिंग कुछ और समझा रहे हैं। अब सही कौन गलत कौन, तो ये कौन डिसाइड करे? लॉ में तो अभी इतना डिटेल है नहीं, तो कौन डिसाइड करेगा? वो कोर्ट। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे दूं, 3 स्टेज समझ आई, लॉ मेकिंग, पार्लियामेंट या असेंबली। सेकंड स्टेज इंप्लीमेंटेशन, इन्फोर्स करवाएगी अलग अलग अथॉरिटी, जैसे पुलिस होगी, सेबी, सीबीडीटी, आईआरडीए, ये सारे हो गए। थर्ड कोर्ट, जब कोई लॉ में कंफ्यूजन क्रिएट हो उसका मीनिंग क्लियर करेगा कोर्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। जैसे मैं 1-2 एग्जांपल देता हूं। क्या जम्मू कश्मीर में आपने सुना होगा, वहां पे क्या होता है, मिलिटेंसी है जम्मू कश्मीर में, आपने सुना है। तो वहां पे क्या होता था, वो कुछ लोग ना पाकिस्तानी सपोर्टर भी हैं। कश्मीर का कुछ एरिया ऐसा है जो ना लोग है तो इंडिया में, वो कश्मीर में, लेकिन वो पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं, मतलब उधर के लोग। तो क्या होता है, जब कोई मिलिटेंट कहीं पता लग गया, कहीं हाइड आउट पता लग गई, वहां छिपे हुए हैं, ये अपने आर्मी वाले जाते हैं, उस कॉर्डन करते हैं एरिया को ताकि उनको मारें पकड़ें। तो वो लोग ना पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। सुना होगा आपने स्टोन पेल्टिंग, स्टोन पेल्टिंग शुरू हो जाती है। स्टोन पेल्टिंग, पत्थर मारना। पत्थर तो अपने वैसे भी स्ट्राइक होती है, दंगे फसाद में भी मार देते हैं, तो पत्थर मारते हैं ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, वो आर्मी वाले और बंदे वो भाग जाए, मिलिटेंट्स की सपोर्ट। तो कुछ रूल होते हैं इसके रिगार्डिंग, लॉ है, वो पत्थर इसलिए मारते हैं। अगर वो कोई हथियार वगैरह लेके आएंगे, कोई आयरन रोड लेके आएंगे, तो वो तो वेपन मान लिया जाएगा, फिर तो उनको भी शूट कर देंगे वो आर्मी वाले। तो पत्थर कोई वेपन में नहीं आता ना, तो इसलिए वो लेके आते हैं ताकि हमारे पे कोई सीधा एक्शन ना हो। तो लॉ में लिख दिया गया, स्टोन पेल्टिंग इन द स्ट्रीट इज प्रोहिबिटेड। स्टोन पेल्टिंग इन द स्ट्रीट्स इज प्रोहिबिटेड, कि भाई वो पत्थर मारते हैं गलियों में, ये गलत है, प्रोहिबिटेड है, इट इज पनिशेबल एक्ट, ये कह दिया गया। एक बंदा घर की छत से मांग रहा था पत्थर, घर के ऊपर चढ़ के ना बालकनी से। तो जब उसे पकड़ा गया एक्शन के लिए, वो कहता है जी लॉ में तो क्या लिखा है, स्टोन पेल्टिंग इन द स्ट्रीट्स
इज पनिशेबल। रोड पे जाऊंगा चलो पनिशेबल, पर स्टोन पेल्टिंग फ्रॉम बालकनी ये तो लिखा ही नहीं लॉ में कि बालकनी से पत्थर मारना क्या गलत है। तो अब ये मैटर तो लॉ का आ गया ना, लॉ में लिखा नहीं अगला कहता है। कोर्ट में गया, कोर्ट ने उसका कंक्लूजन बताया कि भाई स्टोन पेल्टिंग इन द स्ट्रीट रोड्स इज पनिशेबल एक्ट। तो भाई ये बालकनी घर के ऊपर लॉ की सेंस वही है, कहीं से भी पत्थर मारो तो वो क्या है, गलत। लिखने का मीनिंग ये है, तो कोर्ट ने उसका मीनिंग क्लियर किया। तो ये कोर्ट का काम है। अब लॉ में तो ये चीज नहीं है ना कि घर की बालकनी से पत्थर मार रहा है। कहने में अन्य व्हीकल चला रही हैं बिना हेलमेट, टू व्हीलर। लॉ में लिखा है कि अगर आप व्हीकल चला रहे हैं बिना हेलमेट, कोई ऐसा काम करेंगे तो ही इज टू बी पनिश्ड, ही इज टू बी पनिश्ड बाय ₹1000, ऐसा कुछ। तो ये कह रही है क्या एम शी, ही इज टू बी पनिश्ड। वहां तो लिखा है ही इज टू बी पनिश्ड, शी इज टू बी पनिश्ड तो नहीं लिखा। लेडीज गर्ल्स तो माफ ही है, यहां तो ही फंसेगा। तो कोर्ट में यह हुआ केस है, कोर्ट कहता है ही इंक्लूड शी, ही इंक्लूड्स शी। भाई लो बार बार ही स्लैश शी। तो अब मान लो किसी को आप लेटर लिख रहे हैं कोई, तो आप कहते हैं हेलो सर, जरूरी है कि स्लैश लगा के मैम भी करें, बस कहने को मतलब सर वहां बैठी है मैम, तो मीनिंग एक ही है। कोई वो मैम रिजेक्ट नहीं करेगी एप्लीकेशन, भाई सर लिख के लाया, नहीं, अंडरस्टूड है, ये तो अंडरस्टूड है। सर हो या मैम हो, काम तो वही है ना। आप जेई हो, आपको एप्लीकेशन देनी है, प्रिंसिपल हो, ही हो, शी हो, बात है क्या। तो कोर्ट ने क्लियर किया ही इंक्लूड्स शी। जहां भी लॉ में ही है ना, तो उसका मतलब शी भी है। नहीं तो क्या है, हर जगह लॉ वाइड होता जाएगा, बार बार लिखते जाएंगे ही स्लैश शी। समझ लो एक ही बात है। होता है ऐसे डिस्प्यूट लाइफ में कई बार हो जाते हैं, मीनिंग लॉ क्लियर करता है। तो आपको पता लगा कोर्ट का काम कितना बड़ा है। क्या हुआ, इनकम टैक्स में कुछ रूल है। इनकम टैक्स एक्ट आया 1961 है, उसमें एक रूल आया। इनकम टैक्स समझ गए ना, कमाओगे तो क्या देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो उसमें एक रूल आया कि अगर आप हाई स्टेटस के पर्सन हो, अच्छा स्टेटस है, पैसे वाले हो, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, मैंडेटरी। उन्होंने कुछ रूल दे दिए कि आईटीआर फाइल करने के कुछ कंडीशंस बता दी। अगर आप जैसे आप फॉरेन ट्रेवल करते हो, आपका बड़ा बिजली का बिल आता है, तो इट मींस यू आर अर्निंग स्मार्ट मनी एंड सम मनी, तो यू हैव टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। रूल आए ऐसे। उसमें एक रूल ये भी आया कि भाई अगर आपके पास 4 व्हीलर्स हैं, अगर आप 4 व्हीलर के ओनर हैं, ओनरशिप है आपके पास 4 व्हीलर की, तो मींस आप 4 व्हीलर रखते हैं तो आपकी इनकम अच्छी होगी, कार है, जीप है, जो भी, तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना जरूरी है। ठीक है, यानी आपकी इनकम अच्छी ही होगी अगर आप 4 व्हीलर रखते हो, तो यू मस्ट फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। अब प्रॉब्लम क्या आई, रूल बना दिया लॉ में 4 व्हीलर वाले को रिटर्न भरनी है। एक आदमी हैंडीकैप्ड था, स्कूटर पे उसने साथ में 2 एक्स्ट्रा टायर लगा दिए। होता नहीं, गिरे ना, स्कूटर बेचारा हैंडीकैप्ड है, 2 टायर और लगा दिए। इनकम टैक्स ऑफिसर कहता है 4 व्हीलर चला रहा है तू, 2 + 2 4 व्हीलर ही हो गया, 2 तो स्कूटर के, 2 तूने एक्स्ट्रा लगा दिए। 4 टायर लिखा है लॉ में, 4 व्हीलर, मोटर व्हीकल 4 व्हीलर। तो ये मोटर व्हीकल भी और व्हील भी 4 है, तो यू मस्ट फाइल योर रिटर्न, तेरे पे फाइन लगेगा, तूने रिटर्न नहीं भरी। वो कहते हैं यार क्यों मजाक करते हो, 4 व्हीलर कहाँ है ये तो मेरी मजबूरी है, मैंने 2 एक्स्ट्रा टायर लगाए। ऑफिसर कहता है मजबूरी वर्ड तो लॉ में है ही नहीं, लॉ में तो क्या वर्ड है, 4 व्हीलर जिसके पास है उसे रिटर्न भरना जरूरी है, भर रिटर्न। अब बात उस एक पर्सन की नहीं थी, लाखों लोगों की थी, इंडिया में बड़े लोग हैं ऐसे। कोर्ट में गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्लियर किया, टॉप अथॉरिटी तो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसका मतलब जजमेंट मतलब लॉ बनाना ही है, वही लॉ ऑफ लैंड है, समझो। अब इसका क्या करें, एक्ट में तो है नहीं कुछ, बस 4 व्हीलर वर्ड है। तो कोर्ट ने कहा कि ये 2 व्हीलर है, कोर्ट ने कहा ये
टू व्हीलर, क्योंकि ये टायर एक्स्ट्रा जो लगे डिटेचेबल है, इनको हटा दे चल जाएगा कि नहीं, चल जाएगा। इट मींस ये उस बंदे ने हैंडीकैप होने की वजह से अटैच किए हैं, वरना ये व्हीकल टू व्हीलर है, इंडिपेंडेंटली चल सकता है। तो इट्स अ टू व्हीलर ओनली, फोर व्हीलर नहीं। तो वो लो ही है, उसने क्लियर कर दिया, आगे से ये डिस्प्यूट नहीं होंगे। फॉरेन ट्रेवल का दे दिया उन्होंने कि जो फॉरेन ट्रेवल करेगा, देखो फॉरेन जाना कोई छोटी चीज तो नहीं, अगर आप बाहर के कंट्री में जा रहे हो तो आपके पास खूब पैसा होगा ही, टिकट लेके बाहर जा रहे हो तो शौक रखते हो बाहर जाने के, तो पैसे वाले होंगे तो आपकी इनकम तो अच्छी होगी, तो आपको रिटर्न भरना जरूरी है फॉरेन ट्रेवल। लेकिन एक बंदा हज यात्रा पे गया, हज यात्रा पे, तो वो हाई स्टेटस नहीं है ना, वो जाते नहीं मुस्लिम लोग हज पे, वो तो बेचारे गरीब भी जाते हैं, अमीर भी, सारी तरह के जाते हैं, तो उसे एक्सक्लूड किया गया। लॉ में लिखते वक्त क्लियर लिख दिया गया कि हज या कैलाश मानसरोवर यात्रा पे अगर कोई जा रहा है तो ये फॉरेन ट्रीट नहीं होगा, लॉ में ही क्लियर लिख दिया। कंफ्यूजन खत्म हो गई, क्योंकि जब लॉ मेकर लॉ बना रहे थे तो उनके माइंड में ये बात थी कि हज पे गरीब लोग भी जाते हैं, या कैलाश मानसरोवर यात्रा चाइना में ना कैलाश पर्वत, तो वो गरीब लोग भी जाते हैं, तो उन्होंने लॉ में लिख दिया कि अगर आप फॉरेन ट्रेवल करोगे तो मैंडेटरी रिटर्न भरो, लेकिन एक्सक्लूड कर दिया, बट एक्सक्लूडिंग कौन से कंट्री, पड़ोस के कुछ एक दो कंट्री प्लस हज और कैलाश एक्सक्लूड, मतलब फिर तो कोर्ट की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो कुछ चीजें तो वो पहले से ही क्लियर कर देते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें नहीं होती तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो कोर्ट उसका डिसीजन दे देता है। तो तीन पावर्स यूज होती हैं लॉ मेकर्स की, इंप्लीमेंटेशन की और कोर्ट की जजमेंट। तो लॉ वर्ड का मीनिंग क्लियर हुआ, कैसे बनता है लॉ, और लॉ जो है ना यानी एक्ट, दो तरह के, क्रिमिनल एक्ट्स और सिविल एक्ट्स। क्रिमिनल तो हो गया जैसे ये मारपीट, मर्डर, ये वाले सारे केस उसमें जाते हैं, फ्रॉड। सिविल में ऐसा नहीं हो, इसमें तो फांसी भी हो जाती है, कई बार जेल भी हो जाती। ये जो सिविल लॉ है ना, ये थोड़े सॉफ्ट एंड पे, ये बिजनेस के झगड़े हो गए, पैसे के लेन देन के झगड़े, इसमें तो क्या होता है फाइन पेनल्टी यही चलता है नॉर्मली। इसमें तो मर्डर है, कोई और बैंक लूट लिया, वो क्राइम कर लिया, तो क्रिमिनल केस। तो हमारा जो बिजनेस लॉ है वो सिविल एक्ट है, इसमें पैसे के बिजनेसमैन के झगड़े अपने को पढ़ने हैं, वो क्लियर करने हैं, सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड। जैसे आप पढ़ते हो बिजनेस में, जैसे पार्टनरशिप एक्ट की बात कर रहे थे अपन, पढ़ते हो 1932। एलएलपी एक्ट कब आया, 2008। कंपनी एक्ट 2013। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ेंगे, इसमें बैंकिंग, चेक वगैरह, इसके रूल्स पढ़ेंगे सारे हमारे सिलेबस के अंदर, चेक वगैरह। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे, सामान को लेके झगड़े, मतलब हम बिजनेस से रिलेटेड लॉ पढ़ेंगे। धीरे धीरे 5-6 एक्ट हैं पढ़ेंगे, जिसमें पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, चेक के रूल पढ़ेंगे। तो ये वो रूल्स हैं जो हमारे सिलेबस में क्या रूटीन लाइफ पे भी बड़े काम आने वाले हैं। जैसे सुनो, एज अ सी आपके पास लॉ एडवाइस लेने आएंगे तो ये लॉ पढ़ना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, एक मलौट पंजाब से मेरे पास फोन आया कि भाई साहब आप सीए हो, मुझे गाइड करो, नेगोशिएबल एक्ट, ये चेक वगैरह से रिलेटेड है। उसमें क्या रूल होता है कि अगर आपने किसी को चेक दिया और अकाउंट में पैसे नहीं हैं, 2 साल जेल का रूल है। हाँ, बाउंस हो गया, 2 साल जेल। चेक अगर बाउंस्ड हुआ ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस, आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, चेक काट दिया, मजाक है क्या? ऐसे ही चेक काट के बंदे को बहाना लगा दिया, बाद में चेक फेल हो गया, बाउंस हो गया, 2 साल जेल है। इसमें पढ़ेंगे पर सेक्शन है 138, 2 ईयर तक की इम्प्राइजनमेंट भी हो सकती है,
या चेक के अमाउंट का डबल फाइन भी लग सकता है। और बार बार गलती करोगे तो दोनों सुना देगा फैसला जज, सजा भी और फाइन भी। पहली बार तो शायद फाइन से छोड़ दे, अगली बार जेल में भी डाल दे, और बार बार करोगे दोनों ही सुना देगा इकट्ठा। तो मेरा कहने का मतलब ये गलत है, पहले आप चेक काट रहे हो, बैलेंस तो चेक कर लो यार अपना। ऐसा रूल क्यों आया वैसे? हाँ जी, चेक काटा 2 लाख रुपए का, मान लो अकाउंट में पैसे है नहीं, चेक क्या हो जाएगा? फेल, पेमेंट आएगी नहीं। तो इतना स्ट्रिक्ट रूल बनाने की क्या जरूरत है भाई? बंदे को जेल भी हो सकती है 2 साल। ऐसा रूल क्यों इतना स्ट्रिक्ट बनाया? हाँ जी, सोचो, तो आइडिया लगाओ कोई। अब अवेलेबल ही आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए आइडिया लगाओ, क्यों इतना स्ट्रिक्ट रूल बनाने की क्या जरूरत? ऐसा है, अगर ये चेक वगैरह पे फेथ खत्म हो जाए लोगों का तो बड़ी दिक्कत है ना। अब मान लो मैंने एक चेक दिया किसी बंदे को, मोक्षित को चेक दिया, बाउंस हो गया। मैंने 3 लाख रुपए का चेक दिया, मेरे अकाउंट में पैसे थे नहीं, ये बैंक से जब लेने गया फेल। आगे से मोक्षित चेक ले लेगा किसी से? इसे मान लो आयुष ने कहा पेमेंट देनी है, चेक मोक्षित कहता ना चेक नहीं, क्योंकि इसका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। मान लो यूं ही सब सोसाइटी में चल जाए, चेक बाउंस हो जाए, फिर एक्शन होना, तो हर कोई मजाक में, मान लो आने की मजबूरी है, कोई पैसे लेने आया है, कहता आज लेके ही जाऊंगा, गुस्से में है, आज तो लेके जाऊंगा, हल्ला करूंगा। वरना आजकल ये बड़ा फेमस ट्रेंड है, तो कोई पैसे नहीं दे रहा ना, तो पहले तो होता था लोग फोन पे धमकी देते थे, आजकल डरते नहीं लोग। लेकिन लोग क्या करते हैं आजकल, जिसने पैसे लेने उनके घर में सुबह सुबह आ जाते हैं, आस पड़ोस वाले इकट्ठे करके 2-4, और ऊंची ऊंची बोलने वाला बंदा ले जाते हैं साथ में, जो ऊंची, हर एक की तो नेचर भी नहीं होती ऊंची बोलने की, तो आके घर के बाहर हल्ला करते हैं उनके, ताकि उनको थोड़ा सोसाइटी में क्या फील हो, थोड़ा सा नेगेटिव फील होगा ना, भी इनके घर में तो ये हाल हो रहा है, तो लोग उस प्रेशर में पैसे दे भी देते हैं कई बार। क्या हुआ, इनके पास कोई पैसे लेने आया, पैसे मान लो इंतजाम है नहीं, इनको डर है, भी ऊंचा बोल रहे हैं कुछ, इन्होंने क्या कहा, एक बार चेक दो। उनको कहे भाई साहब बैंक में पड़े हैं, टाइम नहीं है बैंक में निकलवाने का, आप चेक ले लो, ले लेना। चेक काट के दे दिया, वो बैंक में जाता रहा और पता लगा चेक बाउंस हो गया। तो मजाक जैसा हो गया ना फिर तो। ये चेकबुक तो सेविंग अकाउंट में फ्री मिल जाती है, और करंट अकाउंट में बात करूं तो शायद 2 रुपीज पर लीव कॉस्ट पड़ती है उसकी, तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना आपको। चेक बाउंस हो गया, बंदा धक्के खाता रहा बैंक में, फिर पैसे नहीं मिले, मजाक जैसा हो गया। अगली बार कोई चेक लेगा ऐसे चलाना, तो चेक से बड़ी बड़ी पेमेंट्स होती हैं, उनका क्या? अगर ये बैंकिंग चेक वाला चलना बंद हो गया सिस्टम, बड़ी लाखों की पेमेंट सारी चेक से होती है बड़ी बड़ी। ये ऑनलाइन तो बहुत कम करते हैं लोग, ये पेटीएम गूगल पे, तो चेक से बहुत बड़ी बड़ी पेमेंट्स होती हैं। तो कल को पता लगा अंबानी ने किसी को 700 करोड़ रुपए देना है, चेक चलने बंद हो गए, तो वो सामने वाला कहेगा भाई साहब पेमेंट, अंबानी कहेगा आ रहा है यार, ट्रक आ रहा है पीछे, कोई नहीं अभी आ रही है पेमेंट। यही काम शुरू हो जाएगा, नोट गिनने में पता लगे 2 दिन तो उसको वहीं ठहराना पड़ेगा, आओ जी बिस्तर लगाओ, ये खाना पीना इसको खिलाओ, क्योंकि नोट गिनने अभी 2 दिन में गिने जाएंगे। मतलब बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सरकार को भी इतनी करेंसी प्रिंट करनी पड़ेगी। तो इसलिए सरकार ने इतना स्ट्रिक्ट रूल बनाया कि बैंकिंग सिस्टम से फेथ ना खत्म हो किसी का, सोच समझ के चेक काटे, वरना एक्शन हो, ताकि ये वाला प्रॉब्लम ना रहे कि चेक लेने के बाद भी बंदे को कॉन्फिडेंस ना हो पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। तो क्या हुआ, मलौट पंजाब से किसी का फोन आया, कहता जी मेरे घर में लोग आ गए थे और मैं प्रेशर में था, तो मैंने चेक काट दिया, चेक पे अमाउंट भर दिया 4 लाख, पर मैंने जल्दी जल्दी में जानबूझ के साइन गलत कर दिए, मेरे जो असली साइन है वो नहीं कि कुछ और ही साइन मार दिए। होता ना आपके माइंड में आता है, वो मूवीज देखते हो, विलेन कान पे ऑन द टेम्पल लगा के गन पॉइंट पे कहता है कर साइन, आप सोचते पागल है, इस विलेन को पता है क्या साइन कौन है, यूं मार दो कुछ भी, ऐसा होता है ना कि माइंड में आता है। लेकिन नहीं, आपकी हैंड राइटिंग भी डिटेक्ट हो जाती है कि उसी बंदे ने किया, और फ्रॉड केस और बन जाता है। तो उस बंदे ने कहा जी चेक पे मेरे साइन झूठे हैं, मैंने कुछ और ही मार दिया। अब बैंक में जाएगा, क्लियर तो होगा नहीं क्योंकि साइन नहीं मिलेंगे, तो क्या, मैंने कहा तू डबल फंसेगा। एक तो ये चेक बाउंस होने का 138 का एक्शन, और दूसरा 420 इंडियन पेनल कोड, यानी कि धोखा करने की कोशिश। चेक बुक तेरी है, सारा भरा हुआ तेरा है, साइन तूने और मार दिए,
वैसे ही डिटेक्ट हो जाएगा कि तूने फ्रॉड करने की, धोखा देने की कोशिश की, साइन और कर दिए। तो इसको क्या है, तो यही समझ तेरे पे चेक बाउंस का एक्शन होने वाला है। जैसे मर्जी कर लो, चेक बुक उसके पास है क्या, सामने वाले के पास नहीं, चुरा लिए, एफआईआर कराओ, एफआईआर कराओ, लॉज करो ना कंप्लेंट कि मेरी चेकबुक चोरी होगी। ऐसे इतने बहाने नहीं चलेंगे ना। मेरा कहने का मतलब आपको लो उसके अकॉर्डिंग क्लियर करके चलना पड़ेगा। हर चीज का क्या है, कुछ रूल्स हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये लॉ हमारे बिजनेस लॉ हैं, ये अपने को डिटेल में सिलेबस में पढ़ने को मिलेंगे। कई बार मैं कहता हूं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अंग्रेजों ने 1881 में बना दिया, ब्रिटिशर्स ने तो ये लॉ इंडिया में बनाए। कब बनाए? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। सोचो गांधी जी कब पैदा हुए थे? 1869, और ये लॉ आ गया था 1881। मतलब मैं कह रहा हूं उस जमाने में उन्होंने इंडिया के अंदर ये चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह के रूल बना दिए थे उस जमाने में। 150 साल हो गए उन बातों को, और आज 150 साल के बाद भी आधे हिंदुस्तान ने चेक ही नहीं कटा हुआ। बिल ऑफ एक्सचेंज तो आपने भी नहीं देखे होंगे, देखे आपने बिल ऑफ एक्सचेंज? आपने छोड़ो, इस सिरसा शहर में कितनी बार BRBP वर्ड सुना होगा ना, राम से BR आया, मिनट लगाते हो, BR अकाउंट डेबिट टू राम करते हो ना, डिस्काउंट करवाया जी बैंक से, मिनट लगाते हो, बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू BR। इतना आसान नहीं है, ये स्टडी करोगे जान लोगे। बैंक जब बिल डिस्काउंट करता है ना, इतनी बड़ी फाइल होती है, ऐसे डिस्काउंट नहीं होते बिल। मोक्षित ने मुझे बिल दिया मान लो 1 करोड़ रुपए का, मैं बैंक के पास जाऊंगा, सर प्लीज इसे डिस्काउंट कर दो, पैसे जल्दी चाहिए, इसमें 3 महीने का टाइम है पर मुझे पैसा अभी चाहिए। वो क्या काटेगा बैंक बीच में से? थोड़ा सा डिस्काउंट, पैसे काटेगा, इंटरेस्ट, पर वो देखेगा मोक्षित कौन है, मैं कौन हूं, क्या ट्रांजैक्शन हुई है सेल परचेज की, फिर क्या रखेगा, सिक्योरिटी, एफिडेविट लेगा तरह तरह के, इतनी फाइल बन जाती है, फिर जाके बिल डिस्काउंट होता है, रेपुटेशन भी देखेगा मार्केट में, बहुत सी चीजें हैं। बुकिश दुनिया में इसको रेफर नहीं किया जाता, हम अकाउंटेंसी में यूं ही पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन उसके सारे रूल यहाँ पढ़ेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने बनाए, मैं तो कई बार तारीफ करता हूं, कम से कम कोर्ट तो बना दिया ना, होते ना ये ब्रिटिशर्स तो आज भी अकबर बीरबल मिलके जो ही टंगो जिले इलाही टंगो इसे फांसी ऐसी सुना रहे होते। उनके तो आपको पता, हाथी के पैर के नीचे दे देते थे, किसी को कुछ किसी को कुछ। वहां कौन सा सिस्टम था? कम से कम एक स्टडी की लोग जो है एडवोकेट्स ने, जज साहब ने, उसके अंदर रूल बनाए, फैसला तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है ब्रिटिशर्स बायस थे, फैसला सही नहीं करते होंगे, पर एक सिस्टम तो बनाया ना, उसके अकॉर्डिंग ही वो डिसीजन देते थे। तो चेक के रूल 1881 में थे, उनके अपने यहां तो उससे भी पहले के रहे होंगे, सोचो आप। तो कितनी सिविलाइज सोसाइटी से आए होंगे ना इस मामले में। तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बनाया 1872 में उन्होंने, बहुत पुराना। इसके झगड़े भी सारे यहां पड़ेंगे, कंपनी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सब इस सिलेबस के अंदर कवर है, ताकि बिजनेस में आपको दिक्कत ना आए। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड। मान लो आपने कोई सामान खरीदा रेडी से, होकर से सामान परचेज किया, मान लो मोक्षित ने सामान ले लिया, कोई जामुन ले लिए मान लो 500 रुपए के 2 किलो, ठीक है, तोला गया, तोल के पैसे देने अभी बांध के रख दिया गया। इतने में अभी लेने के पैसे देने वाला था, रेडी पे ही पड़ा था वो। इतने में 2 आवारा जानवर आए, नंदी वगैरह, लड़ते लड़ते उन्होंने रेडी पलट दी सारी। शुक्र करो आप बच गए, रेडी पलट दी, जामुन नीचे, रेडी ऊपर, सब कुछ खत्म हो गया। अब वो रेडी वाला बंदा भी थोड़ा गिर गया था, उठ के कपड़े कुपड़े झाड़ के मोक्षित को कहता, भाई साहब 500 रुपए दो। मोक्षित कहता, जामुन ही खराब हो गए सारे, मैं किसी के 500 रुपए दूं, जामुन तो बचे नहीं। वो कहता, भाई साहब आपके तो 500 के जामुन खराब हुए, मेरे तो भी 1 क्विंटल खराब हो गए, और आप अपने खराब के पैसे दो। मोक्षित कहता, मैं क्यों पैसे दूं, जामुन मेरे तो हुए ही नहीं, मैं तो लेके नहीं गया। आप क्या कहते हो, पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं? क्या कहते हो? हाँ जी, क्या कहते हो, देने पड़ेंगे कि नहीं?
देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये लॉ इस तरह के झगड़ों का रिजोल्यूशन देता है। ये क्या कहता है कि भाई चीज फाइनल होगी जब असर्टेन हो गई, असर्टेन, गुड्स इज असर्टेन, तो किसकी होगी? बायर की। चीज तो ली जा चुकी है तो वो किसकी हो गया? बायर की। नोट तोड़ के बांध दी थी तो वो किसका हो गया सामान? मोक्षित का। पैसे दिए या ना दिए फर्क नहीं पड़ता। पैसे तो हम दुकानदार से उधार लेके आते हैं तब भी नहीं देते, घर जाके खराब हो जाए तो देने पड़ेंगे पैसे, और क्या देने पड़ेंगे। लेकिन मैं कहता हूं अभी तोल रहा था, उसने 2 किलो का वेट रखा, एक तरफ जामुन अभी डाल रहा था, इसी बीच रेडी उड़ गई, तो ये नुकसान किसका हो गया? रेडी वाले का, मोक्षित का नहीं, क्योंकि अभी सामान फाइनल नहीं हुआ था। क्लियर? लो इस तरह के झगड़े, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, उनका डिसीजन देता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। चलो, रितिका गोलगप्पे खाते हैं? खाते हैं। तो गोलगप्पे लेने ये चले गए, मान लो सपोज चावला स्वीट्स पे, है ना, बाहर चावला लक्ष्मी सब पे, चावला स्वीट्स पे गोलगप्पे लेने चले गए। मौसम बहुत बढ़िया है, धूप बढ़िया निकली हुई है। इन्होंने कहा कि भैया 50 पीस पैक कर दो। इन्होंने ₹250 पेड। 50 पीस गोलगप्पे पैक कर दो, सूजी वाले आटे वाले जो भी खाने हैं 50 पीस पैक कर दो। वो कहता अभी कर रहा हूं। इन्होंने कहा भैया मैं जाके आ रही हूं, काम पड़ोस में जाके आ रही हूं, तुम पैक करो, मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर में, आप पैक कर दो, मैं ले जाऊंगी। पैसे दे दिए, ये चले गए, पैसे दे के पैक कर देगा। लेकिन उसके पास ना कस्टमर खड़े थे 5-4, वो गोलगप्पे खाने वाले, बड़े बेचैन होते हो, ज्यादा वेट नहीं होती उनसे, तो वो कहते हैं भाई पैकिंग वैकिंग छोड़, पहले हमें खिला। वो दुकान वाला भी सोचता है पैकिंग वाले गए हुए हैं, आ जाएंगे वो थोड़ी देर में, इतने में इनको फारिग करता हूं। वो उनको गोलगप्पे खिलाने लगा। इसी बीच बारिश शुरू होगी, जैसे आज मौसम बना हो ना, मॉइस्चर हो जाता है, आपको पता ही है बारिश की वजह से। जब रितिका आई, गोलगप्पे पैक पड़े थे वहां, ठीक है, वो भैया देना, उसने उठा के पकड़ाए, तो जैसे वो गोलगप्पे टच किए ना, टूटा नहीं कोई गोलगप्पा। रितिका को फील हुआ यार ये गोलगप्पा तो, ये तो कोई चीज टच करने से या किस चीज में लगने से टूट जाता है, वो क्रंची क्रिस्पी होते हैं, टूट जाता है, ये क्या चक्कर है। तो इन्होंने नोट किया कि ये तो क्या है, मॉइस्चर की वजह से वो क्या हुए पड़े हैं, खराब, मतलब वो खाने लायक नहीं रहते ना अगर मॉइस्चर पकड़ लेंगे तो। अब ये कहती है भैया पकड़ खराब है ये, मैं नहीं लेती, वापिस दे 250। वो दुकान वाला कह रहा है, कहता जी बेटा 250 गए, ये आपके हैं जो हुआ है, मैंने तो पैक कर दिए थे। अब आप क्या कहते हैं नुकसान किसका है? तो लो झगड़ा करने को तो चलो कर लो रेडी वाले से भी, जैसे भी, पर लो क्या कहता है ये नुकसान किसका है? लो कहता है देखना पड़ेगा गोलगप्पे पैक कब हुए, 50 पीस। अगर वहां पे एक और मतलब रीटा मैम कोई खड़ी थी वहां पे, तो इन्होंने पूछा, रितिका ने पूछा, हाँ जी रीटा मैम ये गोलगप्पे कब पैक किए इसने, भैया ने? वो कहते अभी 1 मिनट पहले, मैं तो यहीं खड़ी हूँ, मैंने इसको कहा भी तू मुझे गोलगप्पे खिला, मैं जाऊं। ये कहते नहीं वो 50 पीस एक बार पैक कर दूं, अभी नहीं 1 मिनट पहले। फिर रितिका ने पूछा तो मतलब बारिश आने के बाद पैक की हो? लेडी ने कहा, रीटा ने, और क्या, बारिश तो 20 मिनट से आ रही, अभी पैक किए। यानी बारिश पहले हुई, हवाएं चली, मॉइस्चर पकड़ा, पैक कब हुए? बारिश आने के बाद। यानी वो पैकिंग जो हुई वो बाद में हुई, यानी वो उससे पहले क्या हो चुके थे, मॉइस्चर पकड़ चुके थे पहले ही। तो ये नुकसान किसका है? शॉपकीपर का। लेकिन अगर ये प्रूव हो जाए शॉपकीपर ने तो इनके जाते ही पैक करके रख दिए थे, बारिश तो बहुत देर बाद आई है, तो पैक यानी असर्टेन हो गया, फाइनल हो गया जो सामान, वो किसका है? बायर का। अब आप इनकार नहीं कर सकते। तो इस तरह के बड़े झगड़े हो जाते हैं। रास्ते में सामान का नुकसान हो जाए तो किसका होगा? क्या कहते हैं आप? रास्ते में सामान खराब हो जाए, सामान आ रहा है खराब हो जाए तो किसका लॉस होता है? डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। जोमेटो में क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा? जोमेटो स्विगी से माल आता है, होम डिलीवरी, घर पहुंचाएंगे ना वो। अगर घर पहुंचाने की बात है और घर पहुंचे ही ना, तो ये कौन उठाएगा नुकसान? सेलर। हमारा नुकसान नहीं। जोमेटो वाला 4 पिज्जा ला रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, वो पिज्जा खराब हो गए, तो हमारे पैसे
नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो होम डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट है, डिलीवर तो हुआ ही नहीं। क्लियर? लेकिन अगर सामान हम लेके आ रहे हैं, आप ना ये एलईडी लेने जाना कभी, एलईडी, फ्रिज, एसी, ग्लास, ये बड़ा ग्लास लगा हुआ ना, शीशा वगैरह, ये लेने जा रहे हो, वो कभी नहीं कहेगा कि हमारी होम डिलीवरी है, कभी नहीं कहेगा कि घर छोड़ आएंगे। वो आपको चाय कॉफी पिला देगा, पैसे कम कर देगा, पर ये नहीं कहेगा कि हमारा बंदा अपने आप छोड़ देगा। उसकी वजह यह है कि रास्ते में रिस्क होता है, वो रेडी रिक्शा वाले में कोई मार गया तो, टूट गया तो वो उसके जिम्मे आ जाएगा। वो आपको कहता है आप ही लेके जाओ, वो आप ही करते हो वहां से कोई बंदा कैरियर जो लेके आता है, ताकि रास्ते का रिस्क किस पे आ जाए, आप पे आ जाए। ये कॉन्ट्रैक्ट की नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे क्या था, जब ये इंस्टीट्यूट बना तो दुकान वाले को मैंने कहा भी तू लेबर ले ले, सामान हमारा, लेबर तेरे बंदे ले ले, लगा दो। वो कहता नहीं जी, सामान लगाना, लेबर सब हमारा काम है, हम आपसे इतने फिट के हिसाब से पैसे लेंगे, ग्लास भी हमारा, फिटिंग भी हमारी, लेके भी हम आएंगे। चलो जी ठीक है, जैसा कॉन्ट्रैक्ट। वो ग्लास लगा रहे थे, बड़े वाला ग्लास, लगाते लगाते वो जो कारपेंटर थे उनसे कुछ गलत प्रेस हो गया, टूट गया। किसका नुकसान होगा? किसका नुकसान होगा? शॉपकीपर का, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फिटिंग करके देने का है, तो वो फिटिंग करके देगा। अगर सही फिटिंग नहीं हुई, उस दौरान कुछ हो गया, तो किसका नुकसान है? शॉपकीपर का, सेलर का। लेकिन एक केस बदलता हूं, एसी शॉप से मैं ले आया, मेरा बंदा बाजार से हार किया हुआ इंस्टॉल कर रहा है, शॉपकीपर से एसी ले आए हमने एक बंदा बुलाया जो इसे इंस्टॉल करेगा। जब वो इंस्टॉल कर रहा था, गिर गया एसी, हाथ से निकल गया। किसका नुकसान है? हमारा, क्योंकि दुकान वाले ने तो विद इंस्टॉलेशन नहीं बेचा ना। कई शॉपकीपर विद इंस्टॉलेशन बेचते हैं, भी लगाने का भी काम हमारा, घर में भी लेके आएंगे, इतने पैसे दे देना। उस केस में नुकसान किसके जिम्मे आ जाएगा? सेलर के। तो ये डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट किस नेचर का है, उस पे डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब लो हमें ये सारी चीजें जो है क्लियर करवाता है, क्योंकि बिजनेस करोगे तो झगड़े तो होंगे ही ना। अब देखो एक केस हुआ, आजकल टीवी में ऐड किस चीज की है और क्या दिखा रहे हैं पता नहीं चलता कई बार। क्या हुआ, एक केस हुआ, एक बच्चे ने घर में आया, पेरेंट्स दोनों वर्किंग में थे, घर में आया बच्चा, एक सोप कंपनी है, नाम नहीं लूंगा कंपनी का, फेमस सोप कंपनी है, उसकी सोप खा गया बच्चा। घर में आया, पेरेंट्स घर पे नहीं थे, स्कूल जैसे से आया थका हुआ, भूख लगी थी, पेरेंट्स थे नहीं, और कुछ दिखा नहीं, टीवी में ऐड आ रही थी, दूध क्रीम वगैरह दिखा रहे थे, दूध डाला है, क्रीम डाला है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा, ये वो, इस तरह से ऐड दिखा रहे। ये तो कम ही बताते हैं भी नहाने की साबुन है, बाथ सोप है, दूध क्रीम ये वो सब। तो बच्चे ने ध्यान से ऐड देखी, बच्चे को लगा घर में वो साबुन पड़ी थी सोप, उसको लगा खाने पीने की चीज है, उसने रैपर उतारा, वो सोप ही खा गया। और बच्चा चंचल मन, उसको खाने के थोड़ी देर बाद ही टेस्ट का पता लगता है, बच्चा अंदर फूड पॉइजनिंग हो गई, बच्चा मर गया। पेरेंट्स ने उस कंपनी पे केस डाल दिया कि इनकी एडवर्टाइजमेंट ऐसी थी, ये सोप वगैरह इतना अच्छे से बताते नहीं, दूध क्रीम ज्यादा बताते हैं, बच्चे ने वो देख के इन्फ्लुएंस होके खा गया, केस चला। लेकिन उन्होंने उस एड में बताया हुआ था कि सोप है, आपकी स्किन को ऐसे रखेगी, बाथ सोप है, ऐसा बोला हुआ था। बच्चे ने उतना ध्यान से नहीं देखा, ना समझा, तो केस तो वो सोप कंपनी वाले जीत गए, लेकिन केस तो हो गया ना। अब उस कंपनी को केस तो लड़ना पड़ा। शक्तिमान देखते थे आप? सुना आपने? एक शक्तिमान सीरियल आता था बहुत पहले बचपन में, मुकेश खन्ना रोल, वो रेड से कपड़े डाल के घूमता रहता था वो, इस तरह। उस सीरियल पे बड़े केस हुए। क्यों? वो ना कोई बच्चा गिर रहा है कहीं, आके कैच कर लेता था, कोई बच्चा प्रॉब्लम है उसे बचा लेता था, तो उससे बच्चे बहुत देखते थे। बहुत पुरानी बातें, जब नेट वगैरह नहीं चलता था तब चलते थे सीरियल, आजकल तो नेट ने खत्म ही कर दिया। तो चलो, वो सीरियल की वजह से कुछ बच्चे मर गए। क्यों? उन्होंने घर की छत पे जाके जंप लगा दिया, कहते शक्तिमान पकड़ लेगा। इन्फ्लुएंस तो हो जाता है बच्चा, बच्चों के चोट लगी, कोई मर गया, तो केस हुआ, पार्लियामेंट में आवाज उठी कि इस सीरियल को बंद करो, बच्चे मर रहे हैं। लेकिन वो उतना ही फेमस होता रहा, कंट्रोवर्सी से फेमस भी होते हैं। वो कहते हैं जी वो तो क्लियर है, शक्तिमान तो एक रोल मॉडल है एक तरह से, वो तो पता ही है, बच्चे वो कैसे समझ सकते हैं, सब एनिमेटेड चीजें।
केस चलता रहा पर शक्तिमान बंद नहीं हुआ, चलता रहा, क्योंकि उन्होंने कहा जी फॉरेन वाले तो पता नहीं क्या कुछ दिखा देते हैं, दिखाते हैं ना वो स्पाइडरमैन और बहुत कुछ, वो तो चांद पे ही क्या रस्सी बांध लेते हैं, उनका तो कुछ एनिमेटेड ही कुछ इस तरह का होता है। ये हमारा तो फिर भी वो थोड़ा बहुत घूम रहा है या बच्चे को कैच कर रहा है, इतना कुछ नहीं है। हाँ तो कहने का मतलब उन्होंने फिर ये कहना शुरू कर दिया सीरियल में कि बच्चों को कोई इंजरी ना हो, कि बेटा आप ये एक्सपेरिमेंट ना करो, जो शक्तिमान कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते, आप छोटे हैं, तो इसलिए उसको फॉलो ना करें। ये उन्होंने एक डिस्क्लेमर देके सीरियल चलाते रहे, सीरियल चलता रहा, लोग देखते रहे, तो हो जाते हैं झगड़े। अब आपको जी शक्तिमान का जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर, उनकी क्या गलती है, वो तो इतना कुछ ऐसा दिखा भी नहीं रहे, केस हो गया, खर्चा हो गया, तो देखो ये तो है ही है, आपको केस तो लड़ने ही पड़ते हैं। जब आपको सामने वाला केस फाइल करेगा कोर्ट में, तो आपको रूल्स के हिसाब से, लॉ के हिसाब से उसको प्रोटेक्ट तो खुद को, बिजनेस को करना है, वरना दुनिया थोड़ी जीने देती है। तो अपने को क्या ये लॉ इस तरह से सारा कुछ पढ़ाते हैं, बिजनेस करना है और या बिजनेसमैन को आगे कंसल्टेशन देनी है। तो ये लॉ हमें आते होंगे तो हम कंसल्टेशन देंगे सामने वाले को। पार्टनरशिप का झगड़ा हो गया और सारी हमें कंसल्टेशन देनी। अभी थोड़े दिन पहले कोई आ गया, दो लोग थे, मेडिकल शॉप चलाते थे, पार्टनरशिप थी, बाद में झगड़ा हुआ, अलग होना चाहते थे, मेरे घर के पास थे तो उनको पता था ये सी, ये आ गए, कहते सर डिसोल्यूशन डीड बनवाना है। वो बनाते हैं ना डिसोल्यूशन डीड, कि आज के बाद हम अलग हैं, हमारा कोई आपस में लिंक नहीं है, डीड बना दो, डिसोल्यूशन डीड। मैंने कहा बना दूंगा। वो दोनों आए थे, मैंने कहा लाओ पार्टनरशिप डीड लाओ, पार्टनरशिप डीड। कहता जी वो एक दूसरे का फेस देखने लगे, पार्टनरशिप डीड कौन सा, हमने तो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया। मैंने कहा जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, वैसे ही पार्टनरशिप शुरू कर ली, तो फिर डिसोल्यूशन डीड की क्या जरूरत है। ये तो मतलब वही हो गया, शादी तो इलीगली कर ली लेकिन डिवोर्स पक्के वाला चाहिए तो वो बात ही होगी, मैरिज हुई थी तो डिवोर्स देगा जज, पूछेगा नहीं क्या कब मैरिज हुई थी, फिर ही देगा डिवोर्स। तो वही बात है, जब पार्टनरशिप करने का कोई लीगल एविडेंस नहीं है तो उसके अगेंस्ट डिसोल्यूशन डीड कैसा। न्यूज़पेपर में खाली एक नोटिस दे दो कि हमारी आपस में रिलेशन खत्म है, पार्टनरशिप नहीं हमारी, तो बस, और कोई डिसोल्यूशन डीड बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप ही नहीं बनाई आपने सिस्टम से। तो ये रूल्स अपने को ये सारी चीजें बता देंगे लॉ में, ठीक है। तो अब इसको कल कंटिन्यू करेंगे।